24 में आपके शरीर से गंध निकलता, आप लोग पंडित नहीं बन सकते। देखिए ये कौन पंडित बनेगा, कौन शूद्र? अरे ये तो 90% कम। बाबू जगदेव ने खुद कहा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। हर काम हम लोग, ये इस देश के मेहनत का हम लोग हैं। हम तो बोले सिर्फ गरीबी ही एक जात है, कोई जात पात नहीं है। आप लोग जो बोल रहे हैं कि ये मंदिर का मार्ग जो है ये मानसिक गुलामी का संकेत है, मानसिक गुलामी है, और शिक्षा का मार्ग जो प्रकाश का मार्ग है, तो आप लोग को तो नास्तिक समझा जा रहा है। आप अगर इसका आंसर चाहना चाहते हैं तो उनके विचारधारा से जुड़ा हुआ है। अगर उनको ये लग रहा है कि जो मंदिर सॉल्यूशन है, तो हजारों सालों से एक बड़े तबके को शिक्षा से बाहर क्यों रखा, और शिक्षा से बाहर रखा और अपना मूल एकाधिकार बनाए रखा, ऐसा क्यों? क्या शिक्षा के अधिकारी सिर्फ वो हैं और ये उनका न्याय है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मंदिर बनाए, मंदिर के कार्यभार उनके लिए। हम सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु शिक्षा से बाहर रहे, मंदिर से बाहर रहे, हर सुख सुविधा संसाधन से बाहर रहे, सिर्फ गुलामी के लिए। तो मंदिर वो एक टूल है जिसको दिखाकर आदर्शवादिता, इस बहुजन के सामने आदर्शवादिता पैदा करना, राम राज्य पैदा करना। राम राज्य में बिल्कुल राम राज्य ऐसा कुछ नहीं है। चाहे शंभू की हत्या हो, चाहे द्रोणाचार्य के द्वारा एकलव्य की अंगूठा मांगा गया हो, वो सिर्फ वो फैक्ट बताते हैं, वो रियलिटी बताती है कि इनकी आदर्शवादिता सिर्फ इस बात से है कि कैसे इनका शिक्षा पर एक अधिकार हो, संसाधनों पर एक अधिकार हो। हम लोग जूता सिलते हैं, हम लोग गाड़ी बनाते हैं, हम लोग मजदूरी करते हैं। इस देश की बनावट बसावट में हम लोग हैं। तो आप तय करेंगे कौन गंद है? जो विदेशी लोग बताएंगे कौन है। जो आ रहे, जो विदेश से आए, वो लोग बताएंगे कि किसके देश से गंद आता है, किसके मुख से गंद आता है। आप लोग तय करेंगे। आप लोगों का कोई योगदान नहीं है क्या देश में? किसका कौन लोग माफी मांगे, उनका योगदान है। आरएसएस बनना 1925 में, देश आजाद हुआ 1947 में, आज़ादी में उनका रहा योगदान। आप कह रहे हैं कि नहीं, ये योगदान इस देश की बनावट बसावट, एकता, सांस्कृतिक एकता, विरासत में 85% बहुजनों का ही योगदान रहा और अभी भी रहेगा। मनुवादी को हटाने का क्या विचारधारा आपके पास? मनुवादी सोच जो कि बहुजन समाज को हमेशा से पीछे ढकेलती आई है, वैसे ही एनईपी है। वो भी बहुजन समाज को, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा और अति पिछड़ा है, उनको शिक्षा से बाहर रखने की नीति और नीयत है इस सरकार की। हमारी मनुवादी के खिलाफ ये सोच रही है कि कैसे बहुजन समाज को आगे लाया जाए। जैसे आप लोगों के शरीर से गंध आता है क्या? शूद्रों के शरीर से गंध आता है क्या? ये जो इस देश में ओबीसी एसटी है, जो बीजेपी है, ब्राह्मणिकल सेट है, हमेशा से जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के पद से 2007 में से हटे थे, तो जो उनका ऑफिस है वहाँ पे भी गंगा जल से साफ करवाया। जो डॉक्टर रितु सिंह प्रोटेस्ट करे, इनको भी साफ करा गया। ये चुनाव आता है तो कहते हैं कि हिंदू हो, वहाँ पे तुम दलित हो। अभी राम भद्राचार्य ने क्या कहा कि जो राम को नहीं भजता वो चमार है। मतलब पूरे विश्व में 8 अरब लोग रहते हैं और 1 अरब लोग हिंदू हैं जो कि पूरे राम को नहीं भजते। मतलब जो 7 अरब लोग बाकी लोग बचे हैं, क्या वो चमार है? भारत चमार लैंड है? यही कहना चाहती है। इस देश में माइनॉरिटी का, SC ST का कोई सम्मान नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी को हॉस्टल में कहीं भी ओबीसी आरक्षण नहीं लागू हुआ। प्रधानमंत्री कहता है मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ। कौन सा ओबीसी का माँ के बेटा? नागपुर से अगर ये इस देश को चलाया जाएगा, ऐसी शासन व्यवस्था नहीं रहने वाली। इस देश का किसान, नौजवान, बेरोजगार, छात्र, मजदूर अब मुत्तहिद हो चुका है, एकजुट हो चुका है। दलितों का पाप माना जाएगा। ये उनके आदर्श के समर्थक रहे हैं। मतलब ये उनके आदर्श को कि कैसे बहुजन समाज को बाहर रखा जाए। आप लोग क्या है, नास्तिक है या आस्तिक है, क्या है? नास्तिक और आस्तिक पर विचारधारा ये रही है कि हमारी धर्म निरपेक्षता रही है। हम नास्तिक और आस्तिक, जिसका मन है, अगर आस्था है भगवान के प्रति, वो भगवान में आस्था रखे। लेकिन जो नास्तिक और आस्तिक को एक समाजवादी विचारधारा से जोड़ते हैं, तो समाजवादी विचारधारा धर्म निरपेक्ष है, धर्म के प्रति निरपेक्षता है। वो ऐसा कुछ नहीं है कि एक धर्म को बढ़ावा दे और एक धर्म को सप्रेस करे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका क्या कहना है कि एजुकेशन जो है समान लेवल
हिमाचल का होना चाहिए, जितना स्वर्ण का अधिकार है उससे ज़्यादा दलितों का अधिकार है। ज़्यादा कम इस वजह से होना चाहिए। और जो शिक्षा व्यवस्था है वो समान, सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि सामान्य हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शिक्षा का सामाजिक रूप से समानता होनी चाहिए, राजनीतिक रूप से समानता होनी चाहिए, आर्थिक रूप से समानता होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम आज शिक्षा ले लें, कल आर्थिक रूप से हम संपन्न होना, आप प्रोफेसरशिप किसी और को दे देंगे, कुछ लोगों को दे देंगे, तो ऐसा नहीं कि सामान्य हो गया, बहुत सामान्य अच्छी हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी जैसे एक शिक्षा आपने लिया और वो सामाजिक रूप से संपन्न हजारों साल से हैं, हम सामाजिक रूप से संपन्न नहीं है। अंबेडकर जी इसीलिए कहते थे शिक्षा की समानता हो या और भी चीज़ों की समानता हो, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तीनों होनी चाहिए। राम ने तो कहीं ये नहीं लिखा है। तो राम जिसको मानते हैं सब लोग, उनके नाम पे धंधा बीजेपी बहुत लंबे समय से करते आई है। 90 के दशक से धंधा करते आई है, जब उनका रथ चला था और वो चाहते थे कि वो पॉलिटिकल पावर को कंसोलिडेट करें। जहाँ जहाँ पे रथ चला था वहाँ वहाँ पे खून बहा। आप लोगों को डरा धमका के वोट ले आइए, आप गुंडे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप महिलाओं का रेप का धमकी देते हैं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एज लॉन्ग एज आप भाजपा को वापस चुन के ले आए। तो अगर ऐसा ही जनता में मैसेज भाजपा देती रहेगी, भाजपा के तमाम नेता रेपिस्ट निकलेंगे, गुंडे निकलेंगे, फिरौती करने में इन्वॉल्व रहेंगे, जिन पे गुंडा एक्ट लगने वाला था योगी जी वो रहेंगे। अगर तमाम ऐसे नेता भाजपा के रहेंगे तो तमाम वो लोग जो मीडिया में बैठे हैं उनको भी यही लगता है कि चिल्ला करके, दंगा भड़का करके हम लोग फेवर ले सकते हैं। हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं। तमाम अलग अलग समय पे जब भी ऐसा हुआ है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने जो सत्ता में बैठी हुई है उसने मीडिया को, न्यूज़पेपर्स को, अखबारों पर अटैक किया है और कोई फ्रीडम बचा नहीं है, तब सड़कें ही आबाद हैं जिसने बार बार लड़ करके लोकतंत्र को वापस लाया है। और इसलिए भी आज हम लोग यहाँ पे सड़क पे हैं और सड़कों पे बार बार उतरे। आप लोग देख रहे हैं भारत सशक्त। मैं अभी जंतर मंतर पर उपस्थित हूँ और CRJD ज़बरदस्त तरीक़ा से यहाँ पे आंदोलन कर रही है। इसी पे जानना चाहेंगे क्या आखिर इन लोगों का मांग। अपना परिचय। मेरा नाम सूरज माझी और मैं JNU का छात्र हूँ, साथ ही साथ मैं CRJD का सदस्य भी हूँ। तो हम यहाँ पर आए हुए हैं NEP के खिलाफ धरना प्रदर्शन के लिए, जो एक दिन का कॉल है। तो NEP के खिलाफ बात यह है कि ये शिक्षा से संबंधित है और शिक्षा हमेशा से समाज का रीढ़ रहा है। चूँकि ये सरकार NEP को लाई है तो इस सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन है। वो इसलिए है क्योंकि सरकार की नीति और नीयत वो दोनों ये दर्शाते हैं। आप देख सकते हैं क्या माहौल है अभी जंतर मंतर पे। JNU के छात्र संघ यहाँ पे भारी जनसंख्या में जनसैलाब उमड़ रहा है और ये बोल रहे हैं कि हम लोगों को शिक्षा के अभाव में कि कैसे बहुजन समाज को शिक्षा से बाहर रखा जाए। जैसे कि अगर आप देखेंगे, चाहे इतिहास का कोई भी कालखंड हो, इन्होंने मनुवादी सोच के साथ शिक्षा से बहुजन समाज को बाहर रखा कि शूद्र और वैश्यों को शिक्षा ग्रहण करने पर कैसे उनके जीभ काट दिए जाते थे, आंखों में उनके जलती आग डाल दी जाती थी। से जगदेव बाबू कहते थे कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, जल जंगल जमीन पर 90 भाग हमारा है। जिसकी ज़्यादा जनसंख्या है, बहुजन समाज की ज़्यादा जनसंख्या है, आज जनसंख्या के साथ ही 90% उस जन की आबादी होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं है। आप चाहे UPSC जैसे ट्रस्ट करने वाली संस्थान देखें या यूनिवर्सिटी में जो भी प्रोफेसर के लिए नियुक्ति हो रही है या छोटे से छोटे पदों के लिए नियुक्ति हो रही है, उनका टिकट इस बात पे मिल रहा है कि वो एक पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए और उसकी आबादी मात्र 5 से 10% है। ये बिल्कुल अन्याय है उन बहुजन समाज के लिए। हमारी नीति और नियत ये रही है कि कैसे जिनकी ज़्यादा जनसंख्या है उस जनसंख्या के समानुपातिक उन्हें सरकार में भागीदारी दिया जाए, शिक्षा में भागीदारी दिया जाए, 90% शिक्षा में भागीदारी हो और उस शिक्षा में भागीदारी के साथ साथ हमारी स्कॉलरशिप
जैसे जगदेव बाबू कहते थे, एक व्यक्ति पर 1 करोड़ स्कॉलरशिप उसके पूरे जीवन काल में होना चाहिए। उस स्कॉलरशिप को भी बढ़ावा दिया जाए, जो ये सरकार बिल्कुल नहीं करी है। सरकार की नीति ये रही है कि प्राइवेटाइज एजुकेशन को प्राइवेटाइज कर स्कॉलरशिप, जैसे कि मौलाना आजाद फेलोशिप को इस सरकार ने बंद कर दिया। सरकार नहीं तो पूर्व ये डीजीपी रह चुके हैं बिहार के गुप्तेश्वर पांडे, अभी महात्मा का काम कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि जो दलित पे अगर ब्राह्मण लोग कोई भी थोड़ा बहुत गलती कर देता है या कोई भी उसे क्षमा हो जाना चाहिए, उसका कोई पाप नहीं लगता। ये जो दलित और जो अपर वर्ग का आप डिवीजन कर रहे हैं और ये क्षमा प्रार्थी का बात कर रहे हैं, वो ऐसे की गलती कर दिए तो है क्षमा प्रार्थी। आज ये पाप माना ही नहीं जाएगा, यानी कि जो स्वर्ण जाति के लोग हैं अगर उससे कोई गलती हो भी जाती है तो उसे गलती नहीं माना जाएगा, उसे पाप नहीं लगेगा। ये बिल्कुल भी ऐसा वैचारिक लेवल पर कि जो स्वर्ण कर देते हैं उनका पाप नहीं माना जाएगा। और अब देश में बहुत तरह की राजनीति चल रही है, आप लोगों को नीच माना जाता है। नीच अगर जरा सा गलती कर देगा तो उसे बड़ा दंड भोगने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, अगर स्वर्ण जाति के लोग करेंगे तो उसे माफ कर देंगे। तो ये बिल्कुल उनकी मनुवादी सोच रही है, वो आज से नहीं रही, हजारों सालों से रही है। उनकी मनुवादी यही सोच रही है कि कैसे और कैसे एक वर्ग को बाहर रखा जाए, वो सिर्फ शिक्षा से नहीं, उनके स्वतंत्रता से भी, उनके सोचने के अधिकार, उनकी पूरी मानसिक गुलामी की बात रही है कि एक मानसिक गुलाम बना दिया जाए। तो ये उनकी सोच रही है, हमारी सोच नहीं रही है। आपको लगता है कि इस तरीका का सोच अगर बड़े बड़े पोस्ट पे जैसे पूर्व डीजीपी रह चुका है और भी अन्य अधिकारी इस तरीका के सोच के होंगे तो आप लोगों का समाज का विकास होगा? इस सोच से समाज का विकास बिल्कुल भी बहुत धीरे और बहुत बाधा उत्पन्न करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी अभी आपने देखा कि डॉक्टर रितु दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 पे कई दिनों से लगभग 100 से क्रॉस कर चुका है, धरना पे बैठी हुई है, उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है और उसे आंदोलन से हटा करके वहाँ पे पानी से धोया गया उस जगह को। इस पे क्या कहना चाहिए? ये सरकार की बिल्कुल, मैंने बताया शुरू में कि सरकार की नीति और नियत ही है कि आवाज़ों को रोक दिया जाए। अशिक्षित रखा जा रहा है और ये मंदिर का मार्ग जो है ये मानसिक गुलामी की ओर हम लोगों को घसीट रहा है। इस प्रकार से ये बना रहे हैं और काफ़ी इन लोगों का आक्रोशपूर्ण धरना प्रदर्शन है, देख सकते हैं पूरा जंतर मंतर ये फौजों का भी भरमार है। तो आपने देखा कि बहुजनों का क्या योगदान रहा, जंतर मंतर पे लोग भारी आक्रोशित हैं। ये लोग बोल सकते हैं कि ये लोग बोल रहे हैं कि ये जो बोल रहे हैं कि मानसिक गुलामी ये सही है, शिक्षा का प्रकाश जगेगा तभी शोषित वंचित और दलितों में एक उम्मीद जगेगा। अगर शिक्षा नहीं रहेगा तो ये लोग कहाँ से अपना हक अधिकार मांगेंगे, मंदिर में नहीं जाएंगे, ऐसा कहना है इनका। आप लोग देख रहे थे भारत सहित तक अपना राय। जय हिंद।